कक्षा 9, विषय हिंदी, गद्य 9, निर्भय बनो। इस कहानी के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। विद्यार्थी मित्र हो, आज हम निर्भय बनो यानी निडर बनने के लिए कौन कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए, निर्भय कैसे बनना चाहिए, निडर कैसे बनना चाहिए, उसका उदाहरण इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। निर्भय बनो इस कहानी के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 तथा निधन 1971 में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला अचल में के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उनका जो पहला उपन्यास था महिला अचल, उस महिला अचल से ही वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। उसके पहले वे कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक करता है। भाषा में ताजगी और नयापन हमें देखने को मिलता है। हम उनके जो लेखन संग्रह है उनमें उपन्यासों में महिला अचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उपन्यास हमें देखने को मिलते हैं। कितने चौराहे ये जो उपन्यास है उनका, इस उपन्यास का जो 7वां प्रकरण है उस 7वां प्रकरण का एक अंश निर्भय बनो ये लिया गया है। उनकी कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक, ये उनकी कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। कितने चौराहे फणीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है वह बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा उपन्यास है। इस उपन्यास में जो छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, किशोर हैं, उनके जीवन की जयगान करना उनका उपन्यास का एक महत्वपूर्ण अंश हमें दिखाई देता है। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण किया गया है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक है। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। हम पाठ की ओर चलते हैं। प्रियोदा, प्रियोदा यानी प्रियव्रत राय। प्रियव्रत राय जो है वह मैट्रिक में पढ़ता है। एक लड़के का नाम है जो मैट्रिक कक्षा में 10वीं कक्षा में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं।
यानी उस लड़के को सब जानते हुए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ही होशियार ऐसा ये विद्यार्थी है, लोकप्रिय विद्यार्थी है। इसीलिए सभी लोग, ये सभी शिक्षक उसे बहुत ही प्यार करते हैं। तस्वीर में दिखाई देता है कि एक स्कूल का और एक कस्बे का विभाग है। कस्बा यानी छोटा सा गांव। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। प्रियोदा जो है, रविवार की सुबह जब छुट्टी होती है उस दिन मुट्ठी भर अनाज के लिए, यानी मुट्ठी भर अनाज वह किसके लिए जमा करता है? सन्यासी आश्रम के लिए, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वह अनाज जमा करता है, मुठिया वसूलने में निकलता है। कभी अकेला जाता है तो कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। प्रियोदा और उसके दल के जो सदस्य हैं, उसके मित्र, उसके सहपाठी, वह मुठिया वसूलने उसके साथ जाते हैं। कभी कभी बीमार की सेवा करते हैं, या छात्र या कोई शिक्षक बीमार पड़ा, जब तक वो अच्छे न हो जाते तब तक उनकी वो सेवा करते रहते थे। ये उनका दल का एक कार्य था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। ये लड़कों के नाम है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रोबी और कालू ने मनमोहन को अपने दल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। परमान नदी, जो परमान नदी है, नदी के किनारे बालूचर पर शनिवार के दिन स्कूल छूटने के बाद सारे लड़के, सारे सदस्य, दल के जो सदस्य हैं, वह यहाँ इकट्ठा होते थे। वह इकट्ठा होने के बाद खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें उन्हें सुनाते थे। तस्वीरें में देखते खेल कूद, गाना बजाना और जो दुनिया भर की खबरें हैं, वह खबर वो अपने दल के सदस्यों को प्रियोदा सुनाते थे। यहाँ तक रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने। इन्हें शनिवार के दिन इकट्ठा होने के बाद वह अगले दिन रविवार के दिन कौन कौन सी विभाग में, कौन कौन सी एरिया में कौन कौन जाएगा मुठिया वसूलने के लिए, ये तय करते थे। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, बीमार की सेवा करने के लिए और मुठिया वसूलने के लिए कौन जाएगा, ये सब वो शनिवार के दिन परमान नदी के किनारे बालूचर पर तय करते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, ये मोना यानी मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। ये हमारे दल में, हमारे क्लब में आना चाहता है। बहुत ही होशियार है, तेज यानी होशियार, बुद्धिमान लड़का है। तो प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। उससे सवाल पूछा प्रियोदा ने कि भारतवर्ष का ऐसे एक व्यक्ति का नाम लो जिसे भगवान का अवतार समझा जाता है। तो मनमोहन ने तुरंत जवाब दिया, महात्मा गांधी। यानी हमें तस्वीर में देखते हैं भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष का ऐसा व्यक्ति जिसे हम भगवान का अवतार समझते हैं। तो मोना ने यानी मनमोहन ने उसका जवाब दिया था, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील।
सभी ठठाकर हंसे, यानी जोर से हंसे। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, तुम वकील बनना चाहते हो ठीक है, लेकिन बीमार की सेवा करना जानते हो? तो उसने कहा सीख लेंगे, कोई भी काम तो हम नहीं पहले जानते, एक बार या दो बार करने से वह काम हमें आना लगता है। इस तरह से मनमोहन ने उस दल में सहभागी होने के लिए प्रियोदा के सवालों के जवाब दिए। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा है नहीं, कॉलेरा, इसमें उल्टियाँ भी होती है, वो भी तुम्हें साफ करनी पड़ेगी। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगने लगता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। प्रियोदा का अगला सवाल, गाना जानते हो? जी हाँ जानता हूँ। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तब सूरज ने कहा सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। कोई भी काम तो हम जन्म से लेकर सीख के नहीं आते, मुसीबत आने पर वह काम हम कर लेते हैं। जिस तरह से पानी में पड़ने पर अपने हाथ पांव हम चला ही लेते हैं, उसी तरह से अगर पानी में फेंक देंगे तो तैरना सीख जाएगा, ऐसा सूरज ने कहा, सूर्य नारायण ने कहा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज 100 डन बैठक करता है। इस तरह से पहलवान का जो शरीर है, इस तरह से उसका शरीर है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको, सूर्य नारायण को यानी सूरज को सूरज पहलवान कहकर उसके साथ ही पुकारते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है, यानी सूर्य नारायण का ही काम है कि अपने दल में जिसे तैरना नहीं आता उसे तैरना सिखाना, यह काम उसका है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खकार कर गला साफ किया। खकार कर ऐसा गला उसने साफ किया। उसके सदस्यों ने कहा तो उसने पहले उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन प्रियोदा ने कहा तो उसने गाना शुरू किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम एक ही है, इसको न जुदा करो अपने स्वार्थ के लिए, दिल को सच्चा रखना है, ऐसा गीत उसने शुरू किया। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी यानी सुबह प्रभु का भजन में प्रभु का जो गीत है, भजन जो है हम गाते हैं, उसे प्रभात फेरी कहते हैं। और प्रभात फेरी वाले जो गीत है वह मोना गाएगा। ये गीत जो है प्रभात फेरी के तो मोना को सिखा दो, ऐसी जिम्मेदारी किसे दी गई? कालू को। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई कि परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पहले तस्वीर में हम देखते हैं प्रभात फेरी, दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि सूरज की किरण पश्चिम की ओर झुक गई है। परमान नदी में वह सूरज की अंतिम किरण हमें वह जल में जगमगाती हुई झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। पखेरु दल बांधकर बांस बन की ओर लौटने लगे। शाम का वक्त हो गया है, पक्षी अपना दल बांधकर अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। प्रियोदा के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। वह भी एक रूल्स है उनका कि एक पंक्ति में ही वह घर की तरफ लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा है। एक पुल है, तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि पुल के पास एक गाड़ीवान जो है वह
गीत गा रहा था। बोला गरीब का दिन पैया हरब बोला गरीब का दिन, ये बिहारी भाषा का गीत है। आंचलिक उपन्यास में इसकी एक विशेषता है कि अपनी जो भाषा है उस भाषा का यहाँ कुछ अंश लिया जाता है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाचे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया पिबेत काल लोटा लेलक छीन। इस तरह से बेमतलब जिसका कोई अर्थ ही न हो ऐसा गीत सूरज ने भी गुनगुनाना शुरू किया। तब कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी टटठाए बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर झटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धनिमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। एक बड़े अफसर का जो नौकर है वह आया और उसने उस चिड़िया के जो पंख है, डैने ने पंख को पकड़कर कहा कि मिल गया हुजूर। विकल ने अलग जो पखेरु का जो जोड़ा था उसमें से एक पक्षी को गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। तो अफसर का नौकर वहां आया और उसने उस पक्षी के पंख पकड़कर कहा कि मिल गया हुजूर। तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसने पंख पकड़े हुए हैं पक्षी के जो घायल हैं। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा है मूर्ख है। उसने गाली का प्रयोग किया कि अर्दली जो है सरकारी अफसर बहुत ही मूर्ख है क्योंकि उसने पक्षी की हत्या की थी, उसे घायल कर दिया था। फिरोजा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट यानी रुको, स्तब्ध हो जाओ, यानी उसने रुकने का संकेत किया। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि दल में कोई अपशब्द नहीं बोलेगा। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा, लेकिन इब्राहिम ने यहाँ खचड़ा, साला भारी खचड़ा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए प्रियोदा ने उसे रुकने के लिए कहा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदार सदस्य से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने फिर दोबारा उसने गलत शब्द का प्रयोग किया। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। प्रियोदा ने कहा कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है, तुम बार बार ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करोगे तो तुम्हें दल में नहीं रखा जाएगा। 10वीं गलती होते ही तुम्हें दल से निकाला जाएगा। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? अगर हम सरकारी अफसरों को गाली देते हैं उसमें क्या हर्ज है? हम क्यों नहीं दे सकते उनको? क्या आपत्ति है, क्या नुकसान है? हर्ज है ना, आपत्ति या नुकसान। तब प्रियोदा ने कहा तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह वाणी के प्रयोग पर जोर दिया गया है। अगर हम किसी को गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो गलत शब्द को प्रयोग करने से उस व्यक्ति पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन हमारी जुबान ही खराब होगी। इसीलिए वाणी का उपयोग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। वाणी का उपयोग करते समय हमें जो अगर कड़वी बात कहनी है तो कड़वी बात कहते समय वह बात भी कह दी जाए और उस व्यक्ति को कोई दिल को ठेस न पहुंचे, ऐसी बात हमें करनी चाहिए। मगर वे जो गाली देते हैं, इब्राहिम ने कहा वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं, तो क्या हम भी बकने लगे, हम भी बोलने लगे? नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है। महीने ने छोटी सी बात, मैं समझा देता हूं। देखो इब्राहिम,
यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स यानी नियम। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करते समय भी हम खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जानते हो ना। बस बात खत्म। सो वाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। ये बात होने के बाद सो वाइन धर्मशाला के पास आते हैं और सब एक दूसरे से विदा लेते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूँ। कालू ने जिम्मेदारी ली कि कालू को खबर है कि मनमोहन बहुत ही डरता है, इसलिए उसने कहा कि शाम का वक्त हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। हमें तस्वीर में दिखाई देते हैं कि बहुत ही घने ऐसे पेड़ हैं। शाम का वक्त होए, घना अंधकार है। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, ये पहली तस्वीर की ओर देखते हैं हम। जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरपाड़ होती थी। ये जो तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है, उजड़ा हुआ मकान दिखाई दे रहा है, इस घर में मुर्दों की चीरपाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। इसीलिए लोगों को ऐसा डर है कि आसपास के पेड़ पौधों पर भूत और पिशाच जो है वह किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। संताली यानी आदिवासी जाति है और वो उनका जो नृत्य है झुंड बांधकर नाचना, उस तरह से वो प्रेतनियां नाचती रहती हैं। क्यों डरने लगा? तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। 10 का काम यानी मेहनत का काम। अगर जो मेहनत से काम करता है तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम न, जो प्रभात फेरी के लिए प्रियोदा ने उसे कहा था, वह गाना मनमोहन को गाने के लिए प्रियोदा कह रहे हैं। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस तरह से मनमोहन के मन के अंदर जो डर था, वह डर प्रियोदा ने दूर करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, यह शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है, ये आपको अपनी कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में लिखनी है, सुंदर अक्षरों में लिखनी है। यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जितनी भी कहानियाँ आज तक हमने देखी, उन सब कहानियों के मुहावरे हमें व्याकरण की कॉपी में लिखनी है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। विद्यार्थी मित्रों, ये स्वाध्याय दिया गया है। इस स्वाध्याय के प्रश्न आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आपको इस कहानियों के जो सवाल दिए गए हैं, उस सवालों को अच्छी तरह से जवाब लिखने हैं। ये 2-3 वाक्यों में उत्तर। सविस्तर समझाइए। ये जो चौथा प्रश्न दिया गया है, बोला गरीब का दिन पैया हरब बोला, ये बिहारी भाषा का है, इसलिए बिहारी भाषा का आंचलिक उपन्यास के माध्यम से लिखा गया है, इसीलिए आज आप इसका जवाब बिहारी भाषा में होने के कारण ये आंचलिक उपन्यास की एक रचना है भाषा में, ये आपको आंसर में लिखना है, सही जोड़े मिलाने हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।